एपिसोड 529। बुलाओ उसे घर पर। सुगंधा की धमकी सुनकर हर्षिता ने अपनी नज़र झुका ली। उसके पास इस वक्त सबके सामने मुंह छिपाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ना तो वह अपनी सास के सामने कुछ बोल सकती थी और ना ही अपनी सास की बातें उसे बर्दाश्त हो रही थी। दादी माँ समझ गई थी कि अनिका इस बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि हर्षिता के बचाव में अनिका सुगंधा को कोई जवाब दे पाती, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, सुगंधा, यह करना ठीक नहीं होगा। तुम यह गलत कर रही हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। आखिर इसमें हर्ष क्या है? तुम्हारा बेटा यहाँ आकर अपना चेकअप करवा ले। मैं जानती हूँ कि अनिका एक काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर वांगापट्टू ने खुद अनिका की तारीफ सबके सामने की है। फिर अनिका पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर वह कह रही हो तो जरूर उसकी बात में सच्चाई होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बेटे को एक बार चेकअप के लिए बुला लेना चाहिए। सुगंधा जानती थी कि वह दादी माँ की बात को नहीं टाल सकती है। सुगंधा ने अचानक अपनी आवाज़ में नरमी लाकर दादी माँ के सामने देखकर कहा, दरअसल बुआ जी, बात यह है कि मेरे बुलाने पर भी मेरा बेटा चेकअप के लिए तैयार नहीं होगा। वह यहाँ हरगिज नहीं आएगा। इससे पहले कि सुगंधा और कोई बहाना बना सकती, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, तुम्हारे बेटे से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दादी माँ की यह बात किसी पत्थर की लकीर की तरह थी। दादी माँ को ना सुनने की आदत नहीं थी। यह बात सुगंधा भी अच्छी तरह जानती थी। दादी माँ की एक आवाज़ पर पूरा सिंघानिया परिवार मारवा हाउस में कुछ ही मिनट में पहुंच सकता था। यह दादी माँ का पावर था और सिंघानिया परिवार के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और यह बात खुद दादी माँ भी अच्छी तरह जानती थी कि सुगंधा का बेटा किसी भी हालत में दादी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। सुगंधा बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने बेटे को कॉल करने लगी। सुगंधा के जाते ही अनिका की नज़र व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ पर पड़ी। सुहासिनी मारवा, जिनका नाम सुनकर ही शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन के माथे पर पसीने आने लगते थे, इस बात धीमी सांस लेती हुई अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। हालांकि दादी माँ की आंखें कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी, मगर उनकी आवाज़ में अभी भी वही पावर था जो किसी 60 साल की औरत में था। अनिका जानती थी कि दादी माँ ठीक तरह से अपनी दवाइयाँ ले रही थी, मगर फिर भी उनकी कमजोरी अनिका की नज़र से छिपी थी। अनिका धीरे से दादी माँ की व्हीलचेयर के सामने आई और व्हीलचेयर के ठीक सामने बैठकर अनिका ने दादी माँ को एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनिका ने अपनी उंगलियां दादी माँ की नस पर रखी और आंखें बंद करके दादी माँ की नब्ज चेक करने लगी। अनिका का स्पर्श होते ही दादी माँ ने नजरें उठाकर अपने सामने बैठी अनिका को कहा। जैसे ही दादी माँ नजरें अनिका के चेहरे पर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने आसमान से उतरी किसी परी को अपने पास बैठा देख लिया था। अनिका की आंखें बंद थी। अनिका की पलकें अनिका के गालों तक पहुंची थी। गुलाबी होंठ, रुई से गोरे गाल, लंबे घने बाल देखकर अचानक ही दादी माँ को अपने पोते रोहित की पसंद पर नाज होने लगा था। अनिका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ अनिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर चाहे जो भी हो जाए, नन्हे से आर्यन को जब बचपन में सभी लोगों ने काफ़ी परेशानियां दी थी, तब दादी माँ ही थी जो आर्यन का ढाल बनकर सबके सामने खड़ी थी। और अनिका एक ऐसी माँ थी जो अपने ऊपर हो रहे हजारों जुल्मों की हंसी खुशी सहन कर सकती थी, मगर अपने बच्चों पर वह आँच भी नहीं आने देती। अनिका कुछ देर तक दादी माँ के साथ अपने हाथों में लेकर अपनी आँख बंद करके वहीं बैठी रही। अनिका को देखकर ही जैसे दादी माँ के मन को शांति मिलने लगी थी। अचानक ही बालकनी से एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका दादी माँ के चेहरे पर पड़ने लगा। दादी माँ को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद दादी माँ ने सुकून की सांसें ली थी।
दादी माँ किसी गहरी सोच में थी। तभी अचानक अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका की आंखें जब दादी माँ की नज़रों से मिली तो दादी माँ ने अचानक ही अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए फिर से पहले वाली पावरफुल और रुबाबदार औरत की आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या हुआ है मुझे? अब यह मत कहना कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। अनिका भी दादी माँ की इस कड़क आवाज़ का जवाब कड़क शब्दों में देना चाहती थी। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और दादी माँ से कहने लगी, ऐसा लगता है नहीं कि आने वाले कुछ सालों में आपको कोई तकलीफ होने वाली है। दादी माँ ने यह सुनने के बाद एक राहत की सांस तो ली थी, मगर अपनी अकड़ को बरकरार रखते हुए दादी माँ ने अनिका से कहा, तो क्या यह तुम्हारे लिए खुशखबरी है या कोई दुख की बात है? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सिर्फ यह एक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मगर मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक और सलाह देना चाहती हूँ। हो सके तो अपने मन की बातों पर थोड़ा काबू रखिएगा। क्या है कि मन में अगर इंसान उटपटांग चीज़ें सोचता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर पड़ता है और इस उम्र में टेंशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ना तो मुझे बिजनेस का टेंशन है और ना ही अब इस उम्र में धन दौलत कमाने की चिंता। हाँ, मुझे फिक्र है तो बस मेरे पोते रोहित और उसके परिवार की। क्या तुम मुझे यह वचन दे सकती हो कि किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने की वजह से रोहित ने जिस औलाद को जन्म दिया है तुम उसे अपना लोगी? इस बात को लेकर मेरे पोते को भविष्य में कोई परेशानियां नहीं होने दोगी। क्या तुम मुझे वचन दे सकती हो? दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या फर्क था दादी माँ की सोच और सुगंधा की सोच में। बस कहने का तरीका थोड़ा अलग था, मगर सोच वही पुरानी है। अनिका मन ही मन यह भी सोचने लगी थी कि क्या अनिका का किसी और लड़के के साथ संबंध होता और उसके साथ एक बच्चे को जन्म दिया होता, तब भी दादी माँ क्या रोहित को यही बात कहती जो आज दादी माँ ने अनिका से कही थी। अनिका दादी माँ के साथ किसी तरह के आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बार दादी माँ के सवाल का जवाब टालते हुए अनिका मुड़कर दादी माँ के कमरे के कोने में रखे हुए एक बड़े से फिश टैंक की ओर चली गई। अनिका बड़े ही ध्यान से फिश टैंक में रखी मछलियाँ को देखने लगी। अनिका उन्हें गौर से देख रही थी। तभी अनिका के बगल में आकर हर्षिता ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं कई महीनों से चाहती थी किसी तरह से मेरे पति का भी चेकअप कर लिया जाए, मगर मेरी सास ने मेरी कभी नहीं सुनी। आज अगर आप ना होते तो शायद यह बात यहाँ तक भी नहीं पहुँचती। आपके हुनर के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना था, आज आपका दिल भी देख लिया। हर्षिता का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। हर्षिता की बड़ी बड़ी आंखें शायद ऊपर उठना नहीं चाहती थी। हर्षिता जब भी किसी से बात करती थी तो बस जमीन की ओर देखकर बात किया करती थी। अनिका जानती थी कि यह प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल था। इस वक्त अगर हर्षिता को किसी चीज़ का ज़रूरत था तो वह थी किसी अपने के सहारे की जो हर्षिता को मानसिक सुख दे सके। अनिका ने फिश टैंक में मछलियों को कुछ दाने डाले और अपना फ़ोन निकालकर अपने पेंडिंग ईमेल का जवाब देने लगी। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया था, जिसके बाद अचानक दादी माँ के कमरे के दरवाजे के बाहर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह लड़का सुगंधा से कह रहा था कि माँ, यह तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। सुगंधा ने उस लड़के का जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बहुत अच्छी डॉक्टर आई है। अगर तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो तो हर्जी क्या है? उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मगर मैं बीमार नहीं हूँ।
सुगंधा ने पलट कर जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मगर बुआ जी चाहती है कि तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो। सुहासिनी मारवाह का नाम सुनते ही उस लड़के ने अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, ठीक है, अगर वह चाहती है तो मैं चेकअप करवा लेता हूँ, लेकिन अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो याद रखना, उस लड़की को धक्के मारकर मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर वह मुझे बच्चा नहीं दे सकती है तो मेरे नाम की शहर भर में बदनामी तो ना करे। उस लड़की की वजह से मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पर। जैसे ही मेरी नज़रें घूमती है लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे पीछे, और यह सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रही है। मैं तुमसे कह देता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यह बात अनिका के कानों पर पड़ते ही अचानक कमरे के अंदर सुगंधा एक 30 साल के लड़के को लेकर आई। लड़का शरीर से दुबला पतला था और उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था, मगर उसकी बात करने के तेवर से यह पता चलता था कि यह लड़का अमीर खानदान का वाही रईसजादा था, जिसे जिंदगी में ना तो स्ट्रगल करने की आदत थी और ना कभी जरूरत थी। महंगा सूट पहने हुए वह लड़का अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर दादी माँ की ओर आया। दादी माँ के पाँव छूने के बाद वह लड़का एक पाँव पर पाँव चढ़ाकर वही सोफा पर बैठ गया। उस लड़के ने दादी माँ के पाँव जरूर छुए थे, मगर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट का नामोनिशान नहीं था। सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस होने की वजह से बचपन से ही उसे बड़े नाजों से पाला गया था। अपने आप को मिली हर सुविधा को उसने अपना हक समझा और धीरे धीरे उसका बर्ताव इस तरह का होने लगा जैसे वह जन्म लेकर इस दुनिया पर और दुनिया वालों पर कोई एहसान कर चुका था। बड़ों की इज्जत करना तो उसने सीखा ही नहीं था और उसे इस चीज की जरूरत महसूस होती थी। वह सिर्फ और सिर्फ इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से करता था। कहीं न कहीं हर्षिता को भी उसने इसीलिए पसंद किया था, क्योंकि वह हर्षिता को मिलकर यह जान चुका था कि वह लड़की काफी डरी सहमी सी रहती थी और कभी भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। सुगंधा ने हमेशा से अपने बेटे को एक राजकुमार की तरह पाला था। सुगंधा बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने बेटे में कोई ऐब नजर नहीं आता था। सोफे पर बैठकर वह तेज सांसें लेने लगा। सुगंधा को पता था कि उसके बेटे को काफी गुस्सा आ रहा था। सुगंधा ने उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए कहा, देखो तरुण बेटा, दादी माँ तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तरुण ने अपनी माँ के कहे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वह बस गुस्से और तेज नजरों से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी हर्षिता को देखने लगा। अनिका समझ चुकी थी कि वो लड़का कौन था। उसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि सुगंधा उस लड़के का इंट्रोडक्शन करवाती, अनिका उस लड़के के बगल में जाकर बैठ गई और सीधे उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी नब्ज चेक करने लगी। तरुण ने अपना हाथ तो अनिका के हाथ में रहने दिया था, मगर वह गुस्से से हर्षिता को कहने लगा, आज तुम्हारे हर झूठ से पर्दा उठ जाएगा। तुम बच्चा नहीं दे सकती, इसके लिए तुम मुझे बदनाम करती फिरती हो। खुद मान क्यों नहीं लेती कि प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में कोई खराबी है, और देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।